जय हिंद ईच एंड एवरी बेलव्ड वॉरियर्स ऑफ माइंड। आज वॉरियर्स बोला है, स्टूडेंट्स नहीं बोला है। यदि आपने ऑप्टिक्स का सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है तो डेफिनेटली फ्रॉम माय साइड यू आर अ वॉरियर। ठीक है, आखिरी के 40-45 दिन बचे हुए हैं, बट स्टिल यू आर हैविंग द फायर इन द वेली एंड द पैशन इन द हार्ट टू एम NDA 2022। Gentlemen, I really embellish your presence for this particular electrifying session. Electrifying इसलिए बोला, आप समझ गए होंगे यार, स्क्रीन के ऊपर तो आप सभी को एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है। आज का सेशन जो हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, वन एंड ओनली इलेक्ट्रिसिटी। क्या सर यहाँ पर भी एकदम बेसिक से चालू करवाओगे? सारी चीजें एकदम बेसिक से करवाएंगे। क्या सर यहाँ पर भी आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2025 आप करवाओगे? क्या बिल्कुल करवाऊंगा। क्या और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाओ? क्या बिल्कुल करवाऊंगा। क्या और भी यदि एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं NDA एग्जाम में वो भी करवाओगे? क्या वो भी करवाऊंगा। सब कुछ ही करवा रहे हैं यार, और अलग ही आपका जोश दिख रहा है मेरे को, तो फिर तो क्यों ना करवाएं, सारी चीजें करवाएंगे। 4 से 5 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस आर यूजुअली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं ऑन एंड एवरेज बता रहा हूँ। NDA 2025 में डायरेक्टली यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए। 4 से 5 सवाल का मतलब आपको क्लियरली पता है। 20 से 24 मार्क्स यहाँ से आप गैदर कर सकते हो बढ़िया तरीके से, यदि आप ये वाला सेशन पूरी एकदम बढ़िया तरीके से लगाते हो। ये वाला सेशन हमारा वन शॉट होने वाला है, विच इज टोटली गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी ओनली। So gentlemen, you know it very well. This is your Kapil Bhaiya. I really welcome you all on our platform Roar NDA. ठीक है, बढ़िया तरीके से रोर कर रहे हो ना यार। एक तरफ से नरेंद्र सर मैथ्स के सेशन लगा रहे हैं, एक तरफ से मैं GAT के सेशन ला रहा हूँ, और बहुत ही जल्द यहाँ पर इंग्लिश भी हम लोग लाने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो रही है यार। आप सभी को पता है, जो मैंने आपको तारीख बताई थी, समय बताई थी, मैंने तो आपको 9 बजे का बोला था कि मेरा सेशन 9 बजे देखने को मिलेगा, मगर यूजुअली 8 बजे देखने को मिल जाता है। 29 तारीख को टाइम पर सेशन आया, 31 तारीख को टाइम पर सेशन आया, 2 तारीख को आज। ठीक है, सेशन आप सभी के स्क्रीन पर दिखेगा। वेयर दिख रहा है, मतलब दिख रहा है। ठीक है, आज ही 2 तारीख है। वेयर वी आर गोइंग टू हिट इलेक्ट्रिसिटी टुगेदर। बहुत सारी चीज़ें यार कंप्लीट करवाई। आप सभी को पता है फिजिकल ज्योग्राफी जहाँ से 10 से 12 सवाल आते हैं, और बच्चों का मतलब ऐसा मानना हो गया है कि भैया अब ज्योग्राफी से डर नहीं लगता है, ऊपर से पढ़ने में बहुत मजा आता है। और जिसने भी यार ज्योग्राफी देखो छोड़ने का प्लान कर रहे हैं ना, मैं उनको बोलूंगा बस 2 सेशन देख लो। ठीक है, आप जियोमॉर्फोलॉजी छोड़ दो, ओशिनोग्राफी छोड़ दो, बस 2 सेशन देख लो। एक देख लो क्लाइमेटोलॉजी 1 और दूसरा देख लो क्लाइमेटोलॉजी 2। और यदि थोड़ा बहुत समय मिले तो आप देख लो ओशिनोग्राफी। ये 3 सेशन ऐसे हैं जहां से आपको श्योरली सवाल देखने को मिलेगा। अब कई लोग सोच रहे हैं कि यार कपिल भैया आपके साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन करना है, जैसे बाकी एजुकेटर के साथ लाइव आते हैं ना हम लोग, हमारे सवाल पूछते हैं पर्सनली, वो हमको आपके साथ करना है। हमारी जो क्वेरीज हैं बिल्कुल NDA 2025 के लिए हम लोग एकदम जी जान से मेहनत कर रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे इंटरेक्ट करने के बाद ही पता चल सकती हैं, जो कि हमारी क्वेरीज क्लियर हो सकती हैं। आप लोग मेरे को बिल्कुल इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हो, टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करते हो, मगर कई बार क्या होता है यार, इतना काम वगैरह होता है आप लोगों के लिए, और हमारी पर्सनल लाइफ भी है, तो कई बार आपके मैसेजेस वगैरह देख नहीं पाते। मगर जितना मेरे से बनता है मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ भाई, जितना मेरे से होता है मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ, भले ही चाहे लेट करूँ मगर मैं ज़रूर करता हूँ। मगर यदि आप चाहते हो, बढ़िया बात बता रहा हूँ भाई, ठीक है, पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन, टाई अप योर शू लेसेस। जितने भी लोग हैं जो मेरे से पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, दिस इज वन मोर प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू इनिशिएट। ठीक है, कपिल गौर चैनल का नाम है, मगर कपिल गौर नाम के कुछ और भी चैनल होंगे, मगर ये नीचे वाला यूजर नेम देख लेना, कपिल गौर 077। ठीक है, ये अपना चैनल है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अब इतनी सारी चीजें फ्री में आप सभी को दे रहे हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर डिफेंस एस्पिरेंट है, यहाँ पर जैसे ही इस चैनल को हिट करते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, एज सून एज यू हिट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, मी कपिल गौर एंड योर नरेंद्र भैया, कपिल भैया एंड नरेंद्र भैया, वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू ऑन गूगल मीट। ठीक है, गूगल मीट पर हम लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होगी, वी विल बी क्लियरिंग इट। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कर रहे होंगे। ये वाली चैनल में लगा दो आप 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, अभी तक कुछ लाइक वगैरह सब्सक्राइब करने का कुछ चीज़ें बोलते नहीं, आप लोग ऑटोमेटिकली कर देते हो, बिकॉज यू नो द पावर ऑफ द कंटेंट। बट दिस टाइम आई वांट टू नो द पावर ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट। हिट 1000 सब्सक्राइबर्स हियर फॉर द बेटर इंटरेक्शन एंड मच मोर थिंग्स टू रिवील यू। ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है भैया। पिछली बार की कहानी किस प्रकार रही थी NDA 2025 की, कुछ इस प्रकार रही थी मेरी जान, देख ले। पहला वाला सवाल एग्जैक्ट, दूसरा वाला सवाल एग्जैक्ट, तीसरा वाला सवाल ये देखो एग्जैक्ट, ये सवाल है ये वाला। ठीक है, तीसरा वाला सवाल, चौथा वाला सवाल देख ले भाई, 2 कंडक्टिंग वायर, एकदम सेम सवाल दिख रहा है। और ये देखो क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर लीक सीरीज में लेकर आए थे ये वाला सवाल। डोंट वरी, सब करवाएंगे इस बार। सर मैग्नेटिज्म भी क्या आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो? क्या नहीं कर रहा हूं, मगर मैग्नेटिज्म का अलग से मैं इंक्लूड करता हूं। मैग्नेटिज्म का ये वाला सवाल 2 बार। ठीक है,
एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, सेम। एक ये वाला मैग्नेटिज्म का सवाल 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। मजा आ गया भैया, आपका तो फ्लैशबैक की मतलब हिस्ट्री एकदम सारी चीजें रिवील कर रही, बिल्कुल ठीक है। कुछ भी करना है इस बार एनडी 2025 को फतेह करना है, कुछ भी हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एनी हाउ वी हैव टू फिनिश इलेक्ट्रिसिटी एज सून एज पॉसिबल। आई होप योर जोश वुड बी हाई एज द सोल्जर्स आर हियर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी, आप सभी को उसका मतलब पता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, ठीक है, जिसकी वजह से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारे घर में रोशनी देखने को मिलती है। एक जरिया है रोशनी देने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ऐसी सिटी जिसमें इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक रहता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो आप सभी को पता है यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो एकदम जीरो से चालू कर रहे हैं कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज हमारा क्या है। सो जेंटलमैन, चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। चार्ज कैसे डेवलप होता है, थोड़ी सी केमिस्ट्री की टर्म्स यहाँ पर लेकर आ गया है। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या फिर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स कम देखने को मिलेंगे। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर क्या बनता है, चार्ज बनता है। अब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैटायन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से हमेशा नेगेटिवली चार्ज बनता है। अब सर समझ में नहीं आया, देखो हल्का सा केमिस्ट्री का टच देने के लिए मैं आप सभी को एक एग्जांपल देकर बता सकता हूं, मगर जब अपन केमिस्ट्री फोड़ेंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है इसका क्या होता है, 12 यहाँ पर देखने को मिलता है आपको एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है 282। ऑन दी अदर एंड यदि मैं आपको क्लोरीन का बताऊं, जिसका 17 एटॉमिक नंबर देखने को मिलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है 287। तो आउटर मोस्ट शेल जो है ये वैलेंस होना चाहिए, मतलब पूरी कंप्लीट होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, इसको फुलफिल करने के लिए जो थर्ड सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, यहाँ 2 है, एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 लेना आसान है या 2 देना आसान है, भैया 2 दे दो, 4 लेने में दिक्कत जाएगी, 2 दे दो। तो आपने 2 क्या कर दिए, आपने कर दिए डोनेट, आपने लूज कर दिए, तो आपने क्या बना लिया, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन, ठीक है। अब क्लोरीन है, 7 है इसके पास। अब आखिरी वाली शेल को फुलफिल करने के लिए अपने को पता है 8 चाहिए। अब 8 के लिए 1 लेना आसान है या 7 देना आसान है, भैया 1 लेना आसान है, तो ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ये गेन कर लेगा, तो ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो नेगेटिव बनाएगा। नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव को कहा जाता है एनायन, ठीक है। तो ये ऐसे बनते हैं चार्ज। तो हल्का सा रिलेट करके भी मैंने आपको बता दिया, ये उससे रिलेट करके मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से यहाँ पर रिलेटेड है, ठीक है। मगर एक्चुअली में जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं ना, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। अब उस चीज को साइड में रखो, एक नई चीज लेकर आते हैं। इस चार्ज की एसआई यूनिट को कहा जाता है कूलम। इस चार्ज की एसआई यूनिट को कहा जाता है कूलम। मगर सर एक चार्ज में कितना दम होता है, कितना क्या होता है, तो मैं बताऊं आपको कितना होता है भाई, इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसमें कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, मगर यहाँ पर माइनस लगा देना, ठीक है। और जब प्रोटॉन का पूछेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा देना। तो सर यदि मेरे को जानना हो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन में कितना है, तो आप क्या करोगे, सर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन का जानना है तो सर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सर मेरे को बेसिकली चार्ज जानना है, ठीक है, चार्ज जानना है। क्यों जानना है, कि कितना चार्ज है। तो भाई जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। तो क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और क्यू यहाँ पर क्या, चार्ज देखने को मिलेगा। और ये चार्ज का यहाँ पर मैग्नीट्यूड है भाई, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो आपको जितने भी चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैग्नीट्यूड दिखाई दे जाएगा। सर तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, मगर ये पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अपन बिल्कुल करेंगे, मगर थोड़ा अपन आगे बढ़ते फिर करेंगे। स्टार्टिंग का अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, फिर तो अपना सेशन एकदम बढ़िया तरीके से चालू हो ही जाएगा। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी की अपन जो फील्डिंग सेट कर रहे हैं ना, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। देखो मैं आपको बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमेशा देखो ये भाई एक एरिया है, ठीक है, ये अपना एक एरिया है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये अपना एक पर्टिकुलर एरिया है। अब इस पर्टिकुलर एरिया में यदि
दो पैरा एसएफ तैनात है, ठीक है, पैरा एसएफ नंबर 1 एंड पैरा एसएफ नंबर 2, ठीक है, दो पैरा एसएफ तैनात है। अब आप एक बात बताओ, यदि कोई, ठीक है, यदि कोई नीच नक्सलाइट या फिर बोल दो टेररिस्ट यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने का ट्राई करेगा, कोई भी जिसकी किस्मत खराब होगी, है ना, यहाँ पर 1 या 2 या 5 कर लो, ठीक है, 4 कर लो, 5 कर लो, इस एरिया में जैसे ही आएंगे, आप सभी को पता है व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी, ठीक है, गधेड़ कर इनको बाहर नहीं फेंकेंगे, वहीं के वहीं उड़ा दिया जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अवर आर्म्ड फोर्सेस डू, ठीक है। तो आप सभी को पता है ये चीज होने वाली है। तो जब यहाँ पर ये टेररिस्ट अंदर आए तो इनको एक इम्पैक्ट, इनको एक इफेक्ट महसूस हुआ कि यार जेंटलमैन, यहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार के लोग मौजूद हैं, ठीक है, जिनसे अपन ना तो टकरा सकते हैं ना उनका मुकाबला कर सकते हैं, बेटर है यहाँ से निकल जाए। इसको कहा जाता है इफेक्ट, काय का इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट, मतलब कि दिस इज द फील्ड ऑफ अवर इंडियन आर्मी, मतलब दिस इज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसमें दूसरा कोई चार्ज आ रहा है तो उसको उसका इफेक्ट महसूस हो रहा है। मजा आया? अब देखो मैं आपको समझाता हूं। द स्पेस अराउंड द चार्ज, एक चार्ज के अराउंड का स्पेस जिसमें उसका इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज, दूसरे चार्ज को उसका इफेक्ट महसूस हो सकता है। पता है, व्हेन चार्ज इज एट स्टेशनरी हियर आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होगी। मतलब पैरा एसएफ यदि वहां से थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर रहे होंगे ना, तब भी उनका डर इतना रहेगा कि भाई यहां पर कोई है, ठीक है, देयर प्रेजेंस इज ओनली इनफ। तो यहां पर आप सभी को पता है, यदि यहां पर कोई टेररिस्ट पास में जाता है और एक टेररिस्ट थोड़ा दूर है, तो पास वाले को जो फील्ड महसूस होगी, जो इफेक्ट महसूस होगा, वो स्ट्रांग रहेगा। तो वही कहना चाह रहा हूं, एक चार्ज यदि करीब है, सो इट विल एक्सपीरियंस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, बट इफ इट इज फार फ्रॉम द चार्ज बट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट विल महसूस लो और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सभी को समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन क्यू। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग में रख लो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नीचे वाला, कोई बात नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका ओरिजिन होता है पॉजिटिव से, ठीक है, पॉजिटिव से निकलेंगी और मर्ज कहां पर हो जाती है? नेगेटिव में। नेगेटिव में जाके जो नेगेटिव आयन है वहां पर जाकर मिल जाती है, नेगेटिव टर्मिनल में आ जाती है और पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है। तो जनाब, नो एंड नो हियर एंड देयर एनी मोर, लेट्स कट टू द चेस। इसका मतलब पता क्या होता है? बस और कुछ नहीं, अब सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, जहां से अपना इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से चालू होता है, जहां पर एक्चुअली अपन लोग वो चीज पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैंने आप सभी को बोला है, ठीक है, एकदम इस प्रकार का मोटिवेशन चाहिए मेरे को, इस प्रकार का माइंडसेट चाहिए। और वो मोटिवेशन नहीं चाहिए मेरे को जो एक दिन में उड़ जाए, मेरे को वो मोटिवेशन नहीं चाहिए जो 2 दिन में उड़ जाए, 5 मिनट में उड़ जाए। मेरे को वो आग चाहिए जो आपके अंदर आखिर दम तक रहे। ठीक है, जब आपका एग्जाम है ना सितंबर में, तब तक आपके अंदर वो आग रहे और उसी आग से आप बोलते रहो भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। ठीक है, ये वाला मेरे को मेंटालिटी चाहिए। यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेंटालिटी भी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए सेशन से 100% यूटिलिटी हमको लेनी है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एनी कमोडिटी और एनी प्रोसेस और एनी सर्विसेज, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। तो सेटिस्फेक्शन मस्ट बी मोर देन 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, करंट का मतलब पता क्या है? कितना चार्जेस पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो आप कभी भी रेट लगाते हो तो डिवाइड में क्या आ जाता है? टाइम। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? करंट। यहां पर जो करंट है इसको मैं लिखता हूं करंट, ये करंट है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है सर, चार्ज अपॉन टाइम हो गया। अब यदि अपन चार्ज की बात करें तो यहां पर क्यू हो जाएगा, और टाइम की बात करें तो टी हो जाएगा। तो क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू करंट। ठीक है, क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू करंट। क्यू किसके बराबर रहता है? एनी। क्यू एनी के बराबर रहता है। तो आप क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो जो करंट है जिसको आई से डिनोट करते हैं, इट इज गोइंग टू बी एनी अपॉन टी। एक फॉर्मूला ये भी बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चार्ज हो गया, ठीक है, क्यू, टाइम टी हो गया, इससे मिलकर फाइनली बनने वाला फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपको पता है क्यू इज इक्वल टू एनी, अभी आपने पढ़ा, तो इसका फॉर्मूला एनी अपॉन टी भी आता है। ठीक है, तो जनाब ये जो इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा, इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। ठीक है, इसकी क्या है? एम्पियर। ये एक, यदि अपन बोलेंगे ना ही वेक्टर क्वांटिटी और ना ही स्केलर क्वांटिटी, मतलब इन जनरली यदि अपन बात करें
ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये वेक्टर क्वांटिटी तो है मगर ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है। अब वेक्टर लॉ को फॉलो ही नहीं कर रही है तो कैसी वेक्टर क्वांटिटी? ठीक, कैसी वेक्टर क्वांटिटी? इसलिए अपन इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ऐसी क्वांटिटी जो कि वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती, इनको कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर तो है मगर स्केलर क्वांटिटी है। अब यदि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ठीक है, जो एक क्या होता है मिली एम्पियर, इसको बोलते हैं मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर होते हैं इसमें। और दूसरा क्या होता है? दूसरा यहां पर होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है? ये हुआ माइक्रो एम्पियर। इसमें होता है 10⁻�6 एम्पियर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन, अब आसान वाले क्वेश्चन आपको देगा नहीं, थोड़े हैवी क्वेश्चन देगा यूपीएससी एनडीए भी। तभी मैंने आप सभी को बताया कि ये दोनों आप समझ के जाना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है सर? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, विच इज इक्वल टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इनका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर नेगेटिव से कितना जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कितना है? पॉजिटिव से नेगेटिव। यदि अपन एमीटर की बात करें तो इट मेजर्स करंट इन अ सर्किट। ये क्या करता है? सर्किट में करंट मेजर करता है। और जो एमीटर है ये इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है। मजा आ गया भैया, आगे बढ़ता है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कर लें? बिल्कुल सर, कर लेता है, अब भी भाई करता है। अच्छा है नहीं है यार, आज हल्दी वाला दूध है। तुमको दिखा दिखा के नहीं पी रहा हूं भाई, ठीक है। हल्दी वाला दूध तो आप भी पी सकते हो घर में बनाकर, ठीक है। वो एक रील चल रही है ना आजकल, एक बच्चा रोता है और उसको फिर कुछ दिखा दिया जाता है, फिर वो और रोने लगता है। रिश्तेदार का बच्चा घर पे आया, रो रहा था, फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो और रोने लगा। मगर आपके अलावा घर में किसी को भी नहीं पता कि आपने करा क्या है। देखिए, इफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक मशीन रनिंग ऑन अ डायरेक्ट करंट इज 15 एम्पियर। भाई तेरे को करंट कितना दे रखा है? 15 एम्पियर, ओके सर। और मशीन कितनी देर के लिए चल रही है? तेरे को समय दे रखा है 15 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट का। तेरे को 10 मिनट का यहाँ पर समय दे रखा है। 10 मिनट का मतलब क्या है? 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 सेकेंड, ठीक है, 600 सेकेंड तेरे को समय दे रखा है। अब बोल रहा है चार्ज क्या होगा? क्यू आपसे पूछ रहा है। सो यू नो इट वेरी वेल, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू चाहिए, सो दैट विल बी आई टी, मतलब इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 600 कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 और 9 90 और 2 जीरो लगा दो, इतने आपका क्या हो जाएगा? कूलॉम। एम्पियर लगा रहा हूं मैं, गलत है, आप कूलॉम लगाओ तो 99,000 आंसर आ जाएगा। 9000 कूलॉम इज द करेक्ट आंसर। एनडी1 2024। सर प्रीवियस क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है? ये देख, सेम क्वेश्चन एनडी2 2022, सेम क्वेश्चन एनडी1 2024। क्या बोल रहा है ये सवाल? भाई तेरे को करंट कितना दे रखा है? करंट दे रखा है 0.6 एम्पियर, बिल्कुल सर। टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट, सेम। 60 से मल्टीप्लाई कर देगा 600 सेकंड। सर आपने 60 से मल्टीप्लाई क्यों करा? जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसमें जो वैल्यू पुटिंग होती है वो उनकी एसआई यूनिट में की जाती है। कभी भी आप ये बात को ध्यान में रखना, नहीं तो आपका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो सकता है। यदि आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर कितना जाएगा? 6, जो कि एक ऑप्शन है जो कि गलत है। तो इस बात को मेरे सख्त ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो Q इज इक्वल टू वो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है जनाब। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या ये आगे मैं करवा के बताऊं क्या? यार मेरा काम अप्रोच बताना है। अब ये आसान कैलकुलेशन तो आप ही कर सकते हो ना। बढ़िया, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा क्या पूछा है? करंट भाई तेरे को दे रखा है, आई दे रखा है 1 एम्पियर, बढ़िया सर। और टाइम तेरे को दे रखा है 10 मिनट, 10 में मल्टीप्लाई कर दे 60 का। तीनों बार सवाल पूछा है और तीनों बार 10 मिनट बोल रहा है। भाई ये क्या इंडिया है? समझ में आ रहा है? ये मतलब यूपीएससी, आप समझ रहे हो, ऐसा यूपीएससी पेपर बनाता है। अरे कई सवाल ऐसे आते हैं जो एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं, मतलब वैल्यू में भी फर्क नहीं होता है यार। कई बार तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मतलब मैं बहुत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध दो की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप समझने लगो कि पूरे के पूरे सवाल ऐसे आ जाते हैं। ये गलत फहमी हो मत रहना। आप पूछ रहा है चार्ज कितना होगा? मेरी जान ये वाला सवाल दोबारा वैसा है तो अब मैंने एक करवा के बता दिया, दो तो तुम खुद से कर लेना। और इसका आंसर मेरे को नहीं चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये आसान सवाल का आंसर मैं क्या ही मांगू आपसे, ठीक है। अब ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब यहां पर क्या दिया है? करंट आपको कितना दे रखा है भाई? 150 मिली एम्पियर, अच्छा। और अब टाइम दे रखा है 2 मिनट, और 2 मिनट दे रखा है, मतलब कि आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 60 का करा है, बिल्कुल 60 का।
6 दूनी 12 मतलब 120 सेकंड यहाँ पर हो जाएंगे। अब आपको चाहिए क्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो यू नो इट वेरी वेल, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी सर, और क्यू का मतलब होता है आई मल्टीप्लाई बाय टी। करंट हमको 150 दिया है, क्या 150 लिख दें? नहीं सर, 150 नहीं, 150 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, तो 150 मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, मल्टीप्लाई टाइम। सर टाइम कितना दे रखा है? सर टाइम दे रखा है यहाँ पर 2 मिनट, क्या 2 लिख दें? ना भाई, 120 आएगा। अब क्या करें? अब आप एक काम करो, इसको नीचे लेकर आओ, तो ये कितना हो जाएगा? 15, इसको 15 लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 12 लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 लिख दें, 1 0 ये और 1 0 ये, अपॉन ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 3। अब आप इसको कैसे करोगे? इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन डिवाइड बाय 10, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये 5 बार और ये 6 बार, ये 1 बार और ये 3 बार, 6 3 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आ गया भाई? 80। सर ऑप्शन क्यों नहीं है? अरे मत होने दे, सवाल में दम तो देख जो तेरे लिए लेकर आया हूं। दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन, जो डायरेक्टली यदि वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन उसको इसका लेवल बढ़ाना हुआ तो वो आपको यही देगा और कुछ नहीं देगा। अब जनाब अपन बात करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले। हो सकता है मेरी मतलब अभी क्या बिजली वगैरह चली गई है, आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगी, मगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी, बस आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अपन बात करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। देखिए मेरी बात यार, ऐसा है कि पोटेंशियल का होना बहुत जरूरी है। मैं सही बता रहा हूं, यदि पोटेंशियल नहीं है ना तो करंट नहीं है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा ना करंट आपका फ्लो करेगा ही नहीं। बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम क्या है? सेल का काम क्या है? सेल क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। This provide potential difference which is necessary for what? Which is necessary for the flow of current. करंट फ्लो कराता है। कैसे सर? मैं समझा नहीं। देख मैं बढ़िया सी भाषा में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है और यहां पर ये है, ठीक है। अब यदि यहां पर पानी इतना हुआ और यहां पर भी पानी इतना हुआ, मतलब कि 60 ml यहां पर हुआ और 60 ml पानी यहां पर हुआ, क्या यहां पर मूवमेंट होगा? नहीं, इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट जनाब यहां पर 90 ml हो गया और यहां पर 60 ml हो गया, तो आप सभी को पता है पानी कहां से कहां मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। तो फॉर द फ्लो ऑफ करंट डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है और उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिनोट करा जाता है वोल्ट से, जिसको हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो यदि अब मैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के ऊपर जाऊं ना, एक चार्ज को फ्लो कराने के लिए फ्रॉम एक पर्टिकुलर पॉइंट टू द इंफिनिटी, एक पॉइंट से इंफिनिटी तक उसको फ्लो कराने के लिए कितना तेरा वर्क डन होने वाला है, इसको तू क्या बोलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी से, कितना वर्क डन होने वाला है इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। वर्क डन भी आ गया, चार्ज भी आ गया। सो जेंटलमैन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज is moved from infinity to a point or from a point to infinity. V is equal to W upon Q. ऐसा यूनिट इसकी होती वोल्ट और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछ लिया, फिर क्या करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हो, कितना वर्क डन हुआ मगर दो पॉइंट के बीच में, बिटवीन वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट। अब यदि मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि मेरे भाई एक वोल्ट को डिफाइन कर, कैसे करेगा? मैं बता रहा हूं आपको सिखाया भी है पहले। एक वोल्ट पूछ रहा है तो आप इसकी ट्रिक ये है कि वोल्ट काय की ऐसा यूनिट है, क्वेश्चन ही आता है काय की ऐसा यूनिट है, आप बोलोगे सर आंसर इज पोटेंशियल डिफरेंस, सर आंसर इज पोटेंशियल। तो एक काम कर भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख, वर्क डन अपॉन टाइम। सर वर्क डन अपॉन क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमने सर याद करा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला है। मगर मैंने बोला कि इसका फॉर्मूला ऐसा यूनिट में लिख, ठीक है सर। वोल्ट की ऐसा यूनिट वोल्ट ही है, वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल है और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलॉम है। अब तेरे को क्या चाहिए? 1 वोल्ट चाहिए ना, तो सबके आगे 1 लगा, ये 1 लगा, 1 लगा, यहां पर 1 लगा। तो अब बस यही तो आ गया, आंसर आ गया। इसी को आप 1 वोल्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? 1 वोल्ट। इस 1 वोल्ट को आप ये बोलोगे कि 1 जूल का वर्क डन हुआ इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ में आया? अब सर यदि यहां पर 10 जूल हो जाए और नीचे 10 कूलम हो जाए, तब उसको आप 1 वोल्ट बोलोगे कि नहीं? बिल्कुल बोलोगे यार, 10 से 10 कैंसिल हो जाओगे। फिर आप क्या बोलोगे? 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ में आया?
बस 1 होना चाहिए। तो पहले देख लो 1 है कि नहीं। तो इसको अपन ऐसे करके डिफाइन करते हैं, कुछ भी चीज को आपको डिफाइन करना है, 1 वोल्ट 1 पावर, ठीक है, 1 रेजिस्टेंस, इसी प्रकार से आप डिफाइन करोगे, जैसा अभी मैंने आप सभी को बताया। पूरी फिजिक्स में ऐसे ही डिफाइन करना है। अब एक डिवाइस आती है जनाब वोल्ट मीटर, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, और एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसे हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। मिली वोल्ट, जैसे अभी अपन ने मिली एम्पियर पढ़ा, उसी तरीके से मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट है, और माइक्रो वोल्ट जो है 10⁻⁶ वोल्ट है, किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट है, और यहां पर मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट है। सर यहां पर मेगा मतलब कैपिटल एम, और यहां पर मिली मतलब स्मॉल एम। मजा आ गया? हाँ जी सर मजा आ गया, बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आप सभी को करवाया था, इस बार भी मैं करवा रहा हूं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट कितना होता है? 75 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट, मतलब आई कितना है? 5 एम्पियर, तो फ्रॉम द सोर्स, बढ़िया। व्हाट इज द करंट? अब पूछ रहा है करंट कितना होगा, विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड टू, भाई तूने पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया? 150 वोल्ट का कर दिया। अब मेरी बात सुन, ठीक है, करंट कितना होगा? तो तेरे को बहुत बढ़िया तरीके से पता है, ये वाला क्वेश्चन डिपेंड पता काय के ऊपर करता है? दिस क्वेश्चन टोटली डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाला सवाल है भाई, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और बिना ओम्स लॉ जाने ये वाला क्वेश्चन अपन नहीं कर सकते। अब यदि आप सोच रहे हो कि अपन V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू से कर दे, तो उससे आप थोड़ी देर के लिए रहने दो, मैं आपको अवॉइड करवाऊंगा कि वैसे करके ये वाला क्वेश्चन मत करो। जैसे ही अपना ओम्स लॉ होता है उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपन ठोकेंगे। एन एमिट, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कब पूछा हुआ है? NDA 1 2025। अब ये इतना घटिया सवाल, वोल्ट मीटर इज लो रेजिस्टेंट डिवाइस। अभी अपन ने यहां पर क्या पढ़ा भाई? वोल्ट मीटर क्या है? हाई रेजिस्टेंट डिवाइस है। ये किस मूर्ख ने लगाया है? इसी स्टूडेंट का होगा। वोल्ट मीटर क्या है? एक हाई रेजिस्टेंट डिवाइस है, एंड एमीटर इज लो रेजिस्टेंट डिवाइस। तो यहां पर, अरे मूर्ख नहीं भाई, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। वोल्ट मीटर हैज लो रेजिस्टेंट डिवाइस, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन पूछ नहीं रहा है आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। वर्क डन इन मूविंग चार्ज, तो क्यू आपको कितना दे रखा है? 2 कूलम, और आपको जो वर्क डन दे रखा है W इज इक्वल टू 24 जूल, तो आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब पता ही है यार, 24/2 मतलब 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12 इज द आंसर। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W अपना कितना है? 24, और यहाँ पर 2 कूलम हमारा चार्ज है। अब इसने देखो जल्दबाजी में क्या करा है? 24 वोल्ट लगाया। ये पता क्या होता है? ये पैनिक कर जाते हैं ये बच्चे। ये एक बच्चा था, उसका इवेंचुअली पेपर तो क्लियर है, मगर आप एक बात बताओ, 4 नंबर से रह गया ना, 4 नंबर से उसका ये वाला सवाल गलत हो गया। हमारे ये स्टूडेंट था, ये शिवम नाम का। तो कॉमन सेंस से लगाओ थोड़ा, क्या पैनिक नहीं करना है, आराम से आपको कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो एकदम आराम से सॉल्व करना है। इसने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया V का और Q का, जो कि एकदम गलत काम करा है। अब यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, आपको V दे रखा है कितना? 220 वोल्ट, और करंट कितना पास कर रहा है? 0.5 एम्पियर। ओके सर, अब बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द करंट थ्रू द हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द हीटर। आपने V को यहां पर रिड्यूस करके कितना कर दिया? 120। यार आप लोग सोच रहे होगे, आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि सर सीधे आप क्यों नहीं करवा रहे हो? देखो मैं आप सभी को आगे चल के एक बात बताऊंगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है ना, तो मैं ये वाले करंट की वैल्यू यहां नहीं रख सकता हूं। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये 2 क्वेश्चन अपन ने छोड़े हैं, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न के हैं। मैं इन दोनों को साथ में रख देता हूं यहां पर स्लाइड में नीचे करके, बिल्कुल, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन को मैं बिल्कुल चाहूं तो देखो अब भी मैं करवा कर बताता हूं। V इज इक्वल टू IR, ठीक है, R निकाल लेंगे, मगर उससे भी नहीं होगा। पता V इज इक्वल टू, समझ जाना, अभी अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का, अब भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। थोड़ी देर रुको, बस आप थोड़ी देर रुकना। चलो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 2 कूलम। यदि मैं बोल रहा हूं कितना वर्क डन होगा, आपको चार्ज गिवन है, ठीक है, Q इज गिवन एज 2 कूलम, तो यहां पर लिखो Q इज इक्वल टू 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू दिस। तो आपको क्या करना है? तो आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो आप सभी को पता है W इज गोइंग टू बी V मल्टीप्लाई बाय Q, ऐसे करके निकाल दोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो चार्ज तो आपको कितना दे रखा है? 2, मगर वोल्ट कितना लोगे? अब कभी भी आपको 2 पॉइंट देना,
तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है ताकि आप इसका डिफरेंस लो। 118 128 में से कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 20। इनका डिफरेंस आंसर आ जाएगा 20 जूल। ठीक, कभी भी आपको 2 पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट दे और वहां पर यदि आपको लिखना हो क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमेशा आप क्या करना, उसका डिफरेंस लिखना। अब फाइनली उस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसके ऊपर सवाल डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, ओम्स लॉ क्या है। पहली बात तो मैं आप सभी को बताता हूं, जो V है ना, दिस पर्टिकुलर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सर तो इसका मतलब तो यह है ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल यार, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर, जब ये हटेगा तो यहां पर एक क्या लगता है, लाइट आ गई भाई। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगेगा, हटेगा, तो यहां पर एक कांस्टेंट लगता है जिसका नाम क्या है, R। तो V इज इक्वल टू I R। R इज द कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। R इज द कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस को कहा जाता है रुकावट। इसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रुकावट। इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें जो V है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब सुनो मेरी बात, यदि आपने V इज इक्वल टू IR निकाल लिया तो आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं निकाला है भाई, आपने बहुत सारे फॉर्मूले निकाले हैं। जैसे पहला है V इज इक्वल टू IR, दूसरा क्या है, इस I को नीचे भेज दो, V अपॉन I इज इक्वल टू R, एक ही फॉर्मूला। R को नीचे भेज दो, V अपॉन R इज इक्वल टू I। इतने फॉर्मूले निकाल लिया आपने, मतलब है तो वो एक ही फॉर्मूला, ऊपर नीचे कर दिया। अब ओमिक रेजिस्टर और नॉन ओमिक रेजिस्टर, मेरी बात हमेशा याद रखना, क्या होता है कि ओम्स लॉ हमेशा ओमिक कंडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है। ओमिक रेजिस्टर ऐसे होते हैं जिसमें लीनियरली इंक्रीज इन करंट ड्यू टू लीनियरली इंक्रीज इन वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज के बढ़ने से करंट में लीनियरली इंक्रीज आता है, जिसका स्लोप कितना होता है, 1/R। कैसे आया सर, देखो स्लोप होता है y/x। y कितना है यहाँ पर सर, I अपॉन V। जब V अपॉन I क्या था, ये V अपॉन I R के बराबर है, तो I अपॉन V किसके बराबर हो, 1/R के बराबर, तो इसलिए 1/R है। नॉन ओमिक रेजिस्टर ऐसे हैं जहां पर नॉन लीनियर इंक्रीज इन करंट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज। ठीक है सर, मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं। यहां पर आखिरी वाला जो स्टेटमेंट यदि आप पढ़ोगे, यहां पर क्या लिखा है, ऑल होमोजेनस मटेरियल ओबे ओम्स लॉ। यार सारे के सारे होमोजेनस मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, ये गलत है, सिर्फ क्या ओमिक कंडक्टर ओबे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ यहां पर देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन, इनको करने का बेस क्या है, इनको करने का बेस ये है। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये पर्सन क्या कर रहा है भाई, वायर को स्ट्रेच कर रहा है। दिस पर्सन इज डूइंग नथिंग बट स्ट्रेचिंग अ वायर, वायर को खींच रहा है। ठीक, वायर को स्ट्रेच कर रहा है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, जब भी वायर को स्ट्रेच करेगा, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये वायर ऐसा लंबा हो जाएगा क्योंकि दबाकर खींच रहा है। ठीक है, तो उसका जो ये सर्कुलर पार्ट है, जिसको आप क्या बोलते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, और इसकी जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बता रहा हूँ भाई। ठीक है, एक बढ़िया सी बात बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से अपन क्या पढ़ते हैं, रजिस्टर पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, और उसके बाद करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कांस्टेंट। अरे भाई ऊपर कांस्टेंट आया था, मगर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है सर, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब यहां पर देखिएगा, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच एक रुकावट बन जाता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट की जो करंट फ्लो करता है ना, उसको रोकने का काम रेजिस्टेंस का है। इसकी यदि अपन एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये क्या है, ओम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम, और ये उसका सिंबल है, एसआई यूनिट इज द ओम। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अभी अपन ने V इज इक्वल टू IR निकाला था, R से क्या निकल जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो सर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। बिल्कुल, करंट बढ़े, यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या करंट का फ्लो बढ़ेगा, क्या नहीं भाई, करंट तो रुक जाएगा ना, I कम हो जाएगा। ठीक है सर, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
जिस कंडक्टर के हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसकी लेंथ बढ़ा दो, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। आप एरिया कम, जब आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया ना तो इसका जो एरिया है ये कम होता है। तो इसको मिलाकर क्या बनता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। कंप्लीट क्या बनेगा, कंप्लीट आपको बता दिया। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा ना, अब यहां पर क्या बन जाएगा, रो। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ये रो क्या है सर, ठीक है, रो क्या है, जो आपने रो बताया है ये क्या है, ये रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1 ओम को तेरे को डिफाइन करना है, 1 ओम को डिफाइन करना है, तो V इज इक्वल टू आई आर, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये 1 ये 1 ये 1 वोल्ट 1 एम्पियर और 1 ओम। ठीक है, 1 ओम को क्या बोलेंगे, जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर का करंट को फ्लो करने में जब एक जितना रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं 1 ओम। बस मैंने आपको ट्रिक अभी समझा दी थी, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा यूनिट का फॉर्मूला बनाना है और उसके सामने 1 पुट कर देना है, आपका आंसर है। तो वही चीज मैंने आप सभी को बताई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि रेजिस्टिविटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस प्रकार का मटेरियल है, कंडक्टर में और इंसुलेटर में फर्क होता है ना, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस हाई है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम। उसी तरह टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, इसलिए अपन कभी भी ये डिफाइन करते हैं ना तो वहां पर अपन कांस्टेंट टेम्परेचर लिख देते हैं। अभी आपने रेजिस्टिविटी की बात करी, इसको आप स्पेशल प्रकार का रेजिस्टेंस मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हो। ठीक है, मतलब सर रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, अरे कुछ नहीं भाई, बस कुछ मत कर, एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया, एक लेंथ और एरिया। आपने देखा अभी अपन ने फॉर्मूला क्या निकाला, आपने निकाला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये निकाला। तो भाई इसका फॉर्मूला निकालना, कुछ मत कर बच्चे, ये आर है, उधर मल्टीप्लाई ए कर दे और यहाँ पर ए कर दे, एल कर दे और यहाँ पर क्या जाएगा रो, ये इसका फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल सर, तो इसके फॉर्मूले में यूनिट लेंथ आ रही है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है और क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस और अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, इसको बोलता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। काय के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर और थिकनेस के ऊपर, शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता है, याद रखना। अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, भाई ये नहीं करता है। शेप साइज थिकनेस लेंथ के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। इंसुलेटर में ज्यादा रहेगी, कंडक्टर में कम रहेगी, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप बोलोगे सर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले रहे हो क्या, सेमीकंडक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, वो वाला एस्पेक्ट में तब पढ़ाऊंगा जो 11th-12th वाला, जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने आपसे वन शॉट बोला है ना, इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट है, सुनिएगा मेरी बात सारे के सारे। इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट तो ये है, ठीक है, बिल्कुल है, ये एग्जैक्ट जो एनडीए लेवल है ना, ये वो वाला सेशन है। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आगे जो सवाल आएंगे ना वो इतने आसान नहीं आएंगे, वो थोड़े हाई लेवल के आएंगे। उसमें जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल अप्रोच होती हैं, ठीक है, सवाल को हिट करने की कुछ टिप्स होती हैं, ठीक है, वो सारी मैं लेकर आऊंगा और वो इसके बाद वाला सेशन होगा। ठीक है, दैट विल बी गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। इतना बाकी एनडीए लेवल के लिए इनफ है, इतना जो मैंने आपको बताया ये इनफ है। मगर इसके ऊपर यदि आपको अपना लेवल बनना है, ठीक है, if you want to be prepared even for the worst, then don't skip this particular session. Next यही वाला सेशन आपका आने वाला है, तो इसके बाद जब अपन करेंगे तब अपन उसके बारे में बिल्कुल बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहे हैं ना, ये क्यों छूट रहे हैं, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन वो हैं जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ वहां पर लग रहे हैं। अब आप ये मत सोचना कि ये सवाल छूट रहे हैं तो मैं छुड़वा दूंगा, भाई जो चीज कठिन होती है ना वो मैं आगे रहकर करवाता हूँ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज आप शुरू से मेरे को देखते आ रहे हो, आसान जो चीज आती है मैंने करवा दी, आपके ऊपर छोड़ दी, मतलब एक आध सवाल बीच में आया, आसान आपने कर लिया, मगर जो कठिन आता है वो अपन बिल्कुल आगे रहकर करवाते हैं। अब दो चीज है, कंडक्टेंस और क्या कंडक्टिविटी। अब देखो कंडक्टेंस का मतलब पता क्या है, आर फॉर रेजिस्टेंस और 1/r फॉर कंडक्टेंस।
ये होता है क्या, रो, और ये हो जाएगा रो इनवर्स मतलब मो। ठीक है, इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन इसका मतलब होता है कंडक्टिविटी, बस इनवर्स कर दो। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, दैट्स इट। ठीक है, हल्दी वाला दूध पियो और क्लास लो, चाय पियो बिस्किट खाओ नहीं है आज, हल्दी वाला दूध पियो क्लास लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब कुछ अलॉयज की बात करें। सर व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट अलॉय? अरे बिल्कुल करते हैं, लोड क्यों ले रहा है मेरी जान, बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं। अब सुन, अलॉयज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अलॉय की क्या खूबियां हैं? अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है ना, वो हायर होती है देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। सर अलॉय होते क्या हैं? अलॉय ऐसे मिक्सचर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल या मेटल या मेटल, एक मेटल या दूसरे नॉन मेटल से मिलकर इन दोनों के मिक्सचर की वजह से एक नई प्रॉपर्टी के साथ जो एक नई चीज बनती है ना, उसको हम लोग अलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो अलॉय का यूजुअली क्या होता है, हायर रेजिस्टिविटी होती है देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, मतलब कि हाईएस्ट टेम्परेचर भी ये पर भी ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, जलते नहीं है, इसलिए इनको प्रोमिनेंटली यूज करा जाता है हीटिंग डिवाइसेस को बनाने के लिए। जैसे टंगस्टन है, आपने देखा बल्ब के फिलामेंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हीटिंग डिवाइस जैसे नाइक्रोम, ये हीटिंग डिवाइस नाइक्रोम से बनती है, याद रखना। अब एक है हीटिंग फ्यूज, ये टिन और लेड के अलॉय से मिलकर बनता है ना, ये इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि क्या करता है, वहीं के वहीं ब्रेक कर देता है जब रेजिस्टेंस कम होता है, और करंट एकदम से, जब करंट एकदम से एक्सेसिव फ्लो करता है सर्किट में, ये क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है मेल्ट होकर। कौन? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, विल स्टडी अबाउट इट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो मेल्टिंग पॉइंट कम है। यार ये ऐसा है, एक्सेप्शन केस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का यदि तूने मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दिया तो क्या ये ब्रेक होगा? क्या टेम्परेचर जाते जा रहा है 60 डिग्री 70 डिग्री, और वो सर्किट तो ब्रेक ही नहीं हो रहा है, वो तो पूरे घर के सर्किट को जला देगा ना। इसलिए ये वाला एक्सेप्शन केस है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रखा है, मैंने नहीं करा है, ये ऑब्जर्वेशन है, स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ये वाला फिर सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। ये वाला क्या बोल रहा है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कट इन 5 इक्वल वायर्स। ओके, बढ़िया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ठीक है, तो सर्किट के बारे में बात चल रही है भाई यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल, सीरीज, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर यहीं से पूछे जाते हैं, और ये चीज हमसे बनती नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा भाई। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं ना, तो चिंता करने की बात नहीं है। इट्स अ मैसेज फ्रॉम योर एजुकेटर कि एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सोल्यूशन। ठीक है, इट जस्ट रिक्वायर्स अ सिंगल मैसेज टू योर मेंटोर्स। ठीक है, ऐसा हम लोग बैच में भी बोलते हैं कि हमको बताओ, एटलीस्ट हमको बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है। सो बताने के लिए मैंने आप सभी को बताया है, जी मीट विल बी मीटिंग, इट जस्ट रिक्वायर 10K, नहीं 10K नहीं भाई, 1K। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर एक्सप्लॉइट कर रहे हो हमको, 10K कैसे करें। ठीक है, देखते हैं कितने घंटे में हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा पावर, क्या डिफेंस एस्पिरेंट में कितना पावर है। अभी कितने सब्सक्राइबर, पुरानी मेरी वीडियो, एक आध दो शॉर्ट वीडियो उसके ऊपर डाली थी, 70-80 सब्सक्राइबर्स होंगे, बैच के स्टूडेंट ने उसको सब्सक्राइब करके रखा था, बहुत पुराना, अभी मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। चलो अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, हिट करे सर्किट को, एक चीज चाहिए मेरे को आपसे, बस दोगे? अरे सर आप बता दो क्या चाहिए, पेशेंस। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बरकरार रखना, मैं सही बता रहा हूं तुमको। जो टफेस्ट क्वेश्चन है ना, टफेस्ट क्वेश्चन, वो तुम सब कर दोगे। तुम चाहो तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की डीपी पे उठा लेना, ठीक है, तुम कर दोगे उसको सॉल्व, मगर मेरे को चाहिए पेशेंस। ठीक है, एकदम, क्योंकि मैं बेसिक से उठाकर आपको ऊपर लेकर जा रहा हूं। तो यदि अपन सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं, तो जनाब सर्किट में कई सारी चीजें होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। उसके बारे में जरा गौर फरमा लेते हैं एक बार। लेट्स हैव अ लुक ओवर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। उनके कुछ सिंबल्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक सेल। इसका काम क्या है भाई? इट प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जो ऐसा करके आपको दिखता है ना, ये वो क्या होता है, ये सेल है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब कभी भी दिखेगा वो आपको ऐसा दिखेगा, रजिस्टर दिखेगा तो वो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे करके आपको दिखेगा। एक पीवाई क्यों पूछा था
कि ऐसा रजिस्टर जिसमें आप रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हो या वेरिएबल है, जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो रियोस्टैट। उसको क्या बोलते हो? रियोस्टैट। इसको कैसा ये है, इसको बस ऐसा कर दो, ये बना है इसका डायग्राम, ठीक है, ऐसे करके। और ये सवाल कब आया था? यह था ND2 2024 में, एग्जैक्ट सवाल आया था नोट से। अब आता है एमीटर। अभी अपन ने पढ़ा जो कि करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने का काम करता है, ये है एमीटर। वोल्टमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। स्विच ये कैसा है? ओपन है भाई। ओपन का मतलब क्या है? सर्किट ओपन है। सर्किट जब जुड़ा ही नहीं है तो उसको ओपन बोलेंगे। और ये कैसा है? क्लोज है। क्लोज द सर्किट मतलब कि आपको ऐसा करंट फ्लो करते हुए दिख रहा है, ये वायर एक दूसरे से जुड़े हैं। जो आपको ऐसा दो ऐसी डिवाइस दिखती है, दिस इज नथिंग बट फ्यूज। और यदि वायर एक दूसरे में ज्वाइंट है तो ये ऐसे ज्वाइन है, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं। और ज्वाइन नहीं है तो ऐसे करके ये उसके ऊपर से उठकर जा रहा है। ज्वाइन नहीं है, बस ऐसे ऊपर से निकल रहा है। बढ़िया सर, मजा आ गया। एक सर्किट का डायग्राम देखो। ये सर्किट के डायग्राम में दिक्कत ये है कि भाई करंट फ्लो करवा रहा है तू, और स्विच तूने जोड़े ही नहीं है। अब जोड़ दे, ये ले, स्विच जुड़ गया, अब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर्किट और पैरेलल की, ठीक है, कंपोनेंट के। चलिए बात करते हैं आगे। तो जेंटलमैन लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। रेजिस्टर्स को ना यदि अपन सीरीज में लगाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। जो पहला रेजिस्टर है, यहां पर आपको R1 दिख रहा है, यहां पर आपको R2 दिख रहा है, यहां पर आपको R3 दिख रहा है। सर ये तो एक लाइन में ही लगे हुए हैं। हाँ जी भाई, ये लाइन में ही लगे हुए हैं। सर इन सभी में सेम करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल भाई, करंट यहां पर सेम फ्लो करता है। जो यहां पर करंट है एकदम सेम फ्लो करता है, करंट सेम फ्लो करेगा। और सर जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या होगा सर? ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिफरेंट, कायम है, हर एक रजिस्टर में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब सर यदि अपने को पूरे सर्किट का निकालना है, पूरे सर्किट का यदि अपन को रेजिस्टेंस चाहिए, तो सर वो बताओ ना। वो कुछ मत कर मेरी जान, इन सबको प्लस कर दे, R1 प्लस R2 प्लस R3। सर यदि इससे ज्यादा हुए तो ज्यादा भी प्लस कर दे। इसको आप क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया, मजा आ गया। अब आपने देखा होगा जो यहां पर पूरा टोटल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से तो ज्यादा ही होगा। अरे क्योंकि तीनों प्लस हो रहे हैं ना, कुछ इसका भी होगा, उसमें तो एड ऑन हो ही जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, यदि भाई तेरा R1 10 ओम का हुआ, यदि तेरा R2 1 ओम का हुआ, यदि तेरा R3 3 ओम का हुआ, तो अब जो तेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, वो ना एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से तो ज्यादा होगा। मतलब कि R1 से तो मतलब 10 ओम से तो ज्यादा ही होगा। अरे भाई वो 1 ओम से भी ज्यादा होगा, 3 ओम से भी ज्यादा होगा। अरे जब वो 10 ओम से ज्यादा है तो 1 और 3 से होगा, ऐसा क्यों? अरे भाई 10 में तू ये इनको भी प्लस करेगा ना, उसके फॉर्मूले में ही प्लस करना है, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वो तो ज्यादा हो गई ना, कॉमन सी बात है। इसको क्या बोलोगे? मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं सर? मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मजा आ गया, सेम चीज यहां पर लिखी है, ठीक है। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंसेस ऑफ ईदर रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो ज्यादा ही ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई? डिसएडवांटेज ऐसे हैं कि आप में से कुछ बैक बेंचर्स हैं, ठीक है भाई। अब आप पूछोगे कपिल भैया आप क्या थे? भाई मेरी शिफ्टिंग होते रहती थी। जैसे मैं आगे बैठा पहले पीरियड में, दूसरे में पीछे, तीसरे में इधर, चौथे में इधर, पांचवें में इधर, छठवें में इधर, सातवें में इधर। सर टीचर नहीं चिल्लाते थे क्या? अरे क्यों चिल्लाएंगे भाई? फर्स्ट पीरियड वाले को तो मैं यहीं मिलूंगा ना, सेकंड वाले को यहीं मिलूंगा, सेकंड वाला खैर स्पोर्ट्स होता, थर्ड वाले को तो हमेशा यहीं मिलूंगा, फोर्थ वाले को यहाँ, फिफ्थ वाले को यहाँ, सिक्स्थ वाले और सेवंथ वाले जो आखिरी में वो यहाँ, सबके में अलग अलग। मगर दिक्कत पता कब होती थी? दिक्कत तब होती थी जब दूसरा टीचर एकदम से क्लास में एनकाउंटर कर ले, अरे भाई ये तो यहाँ बैठा था मगर ये यहाँ बैठा है। आखिरी में पता दिक्कत क्या होती थी? मैं आपको बता रहा हूँ। जब बैक बेंचेस पे बैठे रहते थे ना, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा इकोनॉमिक्स का होता था लास्ट में पीरियड, तो हम दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, दो बंदे बैठे हुए हैं मानकर चलो। एक मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, एक फ्रेंड है अनमोल, ठीक है, अनमोल बैठा रहता था, अनमोल बैठा हुआ है और ये मैं बैठा हुआ साथ में। अब हम दोनों यदि साथ में बैठे हुए हैं ना, तो दिक्कत ये रहती थी कि यदि एक ये अनमोल की मतलब आदत ऐसी थी कि आवाज निकालता था, ठीक है,
हूटिंग करता था, पक्षियों की आवाज़, कहीं कुछ की आवाज़, हंसते दोनों थे भाई। अब टीचर आएगी क्या करेगी? सिर्फ अनमोल को तो मारेगी नहीं भाई, मेरे को भी मारेंगे, पक्की बात है, दोनों पिटेंगे क्योंकि मैं भी उसके साथ में बैठ रहा हूँ, मगर तब भी साथ बैठते थे, ऐसा सीन था। तो ये पता ये एक्चुअली में क्या है, मतलब हम लोग एक सीरीज कनेक्शन में थे। मतलब इस कॉम्बिनेशन में यदि कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाता है काम करना तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट काम नहीं करेगा। वाई? क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों में यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। It is not possible to connect a bulb and a heater in the series because they need different values of current to operate properly. यहाँ पर दिक्कत पता क्या थी भाई? अनमोल था बैकबेंचर, वो तो परमानेंट ही था, मगर मैं ऐसा था कि ठीक ठाक नंबर भी लेकर आ जाता था। अब दिक्कत ये थी कि ऐसा है कि साथ में नहीं बैठ सकते हो, बट वी मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल, साथ में बैठ गए। उसको अलग ट्रीटमेंट की जरूरत है, मेरे को अलग ट्रीटमेंट की जरूरत है, बट इवेंचुअली सेम ट्रीटमेंट मिल जाता था अगर मैं टीचर के यहाँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज आपके भी साथ होती थी। ठीक है भाई, फ्रिज को अलग करंट की जरूरत है, ठीक है, एसी को अलग करंट की रिक्वायरमेंट है। अब तुमने उसको एक बल्ब से जोड़ दिया तो भाई वो बल्ब की क्या हालत होगी जब उससे भी वो एसी वाला करंट चला जाएगा। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन अपन यूज नहीं करते, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करा जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में फर्क क्या है? वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस टू दिस? आप बोलोगे लड़की, अरे लड़की नहीं है भाई, लड़की नहीं है। इन दोनों के मतलब यहां से यहां पर रीजन मैं बताऊं आपको क्या है, व्हाट इज द रीजन। ये जो शेरगिल साहब है वो ऐसे से ऐसे क्यों बने? एक मिनट जरा थोड़ा वाइब्स आने दो, इनको मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं, फिर आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मस्त। आप सोच रहे होगे सर इलेक्ट्रिसिटी की क्लास के बीच में आप ये चीज कहां से लेकर आ गए? ठीक है, बताइए मेरे को, मतलब सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहां से यहां, इसमें डिफरेंस क्या है? कई लोग सोच रहे होंगे सर लड़की का है, लड़की को क्यों ब्लेम करना? ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे पेरेंट्स की मार का है, मारा तो नहीं था भाई, पेरेंट्स की डांट का है, सोसाइटी का प्रेशर है इसकी वजह से। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। पता है फर्क काय का है? फर्क है बस एक चीज का, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट, कमिटमेंट टू योर सेल्फ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। यहां पर पहले कोई कमिटमेंट नहीं थी। ठीक है, कमिटमेंट जब आप करते हो ना, इफ यू डोंट कमिट टू एनीथिंग यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। ये गीता में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, गीता में लिखा हुआ है, अब देखना कभी, मैंने भी कहीं से पढ़ा था, गीता ही लिखा हुआ था नीचे। यहां पर आपको यदि ऐसा बनना है ना तो पहले आपको कमिट करना पड़ेगा कि वट एवर दी नेसेसिटीज आर देयर विच आर रिक्वायर्ड टू बी दिस, टू वेयर दिस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म एंड हैविंग दीज 3 स्टार्स ऑन ईच शोल्डर। तो आपके लिए क्या चीजें हैं वो करना है और उसके लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। लेटर ऑन डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑटोमेटिकली दे विल फॉलो, एंड इफ यू हैव डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन विल ऑटोमेटिकली फॉलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए यदि पैरेलल में है फिर क्या होगा? सर पैरेलल में है तो ये है, ये है, ये है। सर तो ये तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये वाला एग्जांपल, ये ऐसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल यार, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल में यहां पर क्या होता है, उधर करंट सेम था, यहां पर जो करंट है ये कितना रहेगा, ये तो ज्यादा ही रहेगा, मतलब डिफरेंट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये यहां पर सेम रहेगा। अब यहां पर जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, ये कैसे निकालते हैं? ये निकालेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आया? अब यहां पर जो फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, इट इज गोइंग टू बी लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईदर रेजिस्टर। भाई वो कम ही होगा, क्यों? क्योंकि यहां आप रेसिप्रोकल करके निकाल रहे हो। इसको कहा जाता है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सर इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक रेजिस्टर हुआ 10 एम्पियर का, दूसरा हुआ सर 1 एम्पियर, 1 ओम का, 10 ओम का, और दूसरा हुआ 2 ओम का, तो आपको पता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा भाई वो 1 ओम से भी कम आएगा। हाँ जी, मजाक नहीं कर रहा हूं, निकाल कर देख लो। अब 1 ओम से कम है तो 2 ओम से भी कम होगा, 10 ओम से भी कम होगा। भाई क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है यार, 1/10 प्लस 1/1 प्लस 1/2, फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे। इसको मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, चलो तो सवाल कर लें अपन। बिल्कुल सर, सवाल कर लेते हैं। Which one of the following arrangement of resistors offer minimum effective resistance? क्या बोल रहा है? मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो जब इसको 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करोगे
तो ये कितना आ जाएगा सर 3/3। ये कितना बन जाएगा 3/3, ये आ जाएगा सर 1। ये कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 कितना 2/3, मगर इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो 3/2, क्योंकि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ये सही है, ना कि r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये गलत है, ये गलती आप लोग करते हो। तो सही बताऊं तो मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कौन शो करेगा, ये तो 1 से भी बड़ा है, ये शो करेगा। ठीक है, अब जो ऊपर क्वेश्चन अपन ने छोड़कर आए थे वो करें। तो पहले देख लो भाई कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये हमारी डेली लाइफ में ज्यादा यूज होगा, इसके एप्लीकेशन होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज हाईली यूजफुल इन सर्किट यूज्ड इन डेली लाइफ। क्यों? क्योंकि एज द सर्किट यूज्ड हैव द कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस रिक्वायरिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। हमारे घर में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार का करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं सर्किट में, ये क्या करते हैं, करंट को डिवाइड कर देते हैं, सो दैट दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलली लगाते हैं हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया, मगर और मजा तब आएगा कब, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करवाओगे। तो सर्किट के ऊपर आएंगे, ठीक है, सर्किट के ऊपर बिल्कुल आएंगे, मगर पहले करते प्रीवियस क्वेश्चन ताकि आपको संतुष्टि मिले भाई। इफ ये क्या है, NDA 1 2025। इफ 3 resistors 1 ohm each connected in parallel 1/r is r। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/r is equal to 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r is equal to 1/11 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/r is equal to 3। जल्दी जल्दी में लोग 3 लगा देंगे। अरे भाई R बराबर 3 ओम, क्योंकि रेसिप्रोकल भी तो करना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बंदे ने क्या गलती करी, समझ में आ गया आपको, समझ में आया कि नहीं? अरे 1/3 गलती नहीं करी भाई, उसने सही करा, जल्दबाजी में तो गलती अपन ने करी है। कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/3। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दोबारा दिखे किस प्रकार से फोड़ना, मैं आपको एक शानदार तरीका बता रहा हूं। ग्राफ वाला क्वेश्चन ऐसा है ना, पहले क्या है ये फील कर यार, सवाल को लोड मत ले। तेरे को ग्राफ दिया है करंट और वोल्टेज के बीच में, है ना, 1 2 1 3 2, है ना, 1 इधर है, 3 इधर है, 2 इधर है, करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ R1 R2 R3 आर द रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स, ठीक है, R1 R2 R3 ये रेजिस्टेंस है 3 रेजिस्टर्स का, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है भाई, कौन सी चीज सही है बताओ, कैसे करना है बताओ। सर बता ही दो, आज तो बहुत दिक्कत हो गई है। कुछ भी मत कर, एक को कांस्टेंट कर ले, एक को कांस्टेंट करके देख। देख क्वेश्चन में जिक्र काय का कर रहा है, सर करंट गिवन है, करंट मतलब I, सर वोल्ट गिवन है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, और हमसे क्या पूछ रहा है, सर रेजिस्टेंस पूछ रहा है मतलब R। तो इसका हमको एक रिलेशन पता है, क्या, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ये पता है, मतलब V अपॉन I इज इक्वल टू R हमको पता है। तो कुछ मत कर, एक चीज को कांस्टेंट कर ले, एक चीज को कांस्टेंट कर। काय को करे कांस्टेंट, कुछ को भी कर ले, जैसे करंट को कांस्टेंट कर ले, काय को करंट को कर ले, ये कर लिया करंट को कांस्टेंट। अब आप एक बात बताओ, यदि ये करंट को कांस्टेंट कर लिया तो V और R दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जिसमें V ज्यादा उसमें R ज्यादा। तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज R1, दिस इज R3 एंड दिस इज R2, ठीक है, दिस इज R। तो अब आप एक बात बताओ, ये यहां पर क्या है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ये V है 2, ये V है 3 और ये V है 1, ये 1 है। तो आप एक बात बताओ, V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V1, आगे है ना, बिल्कुल है सर, ऐसा ही है, ऐसा ही सीन दिख रहा है हमको। तो
तो सर हमको तो ये भी पता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, मतलब जैसा v वैसा r। तो भाई r2 इज ग्रेटर देन r3 इज ग्रेटर देन r1। देखना जरा कहीं है क्या सर, ये दिख रहा है r1 सबसे छोटा, उससे बड़ा r3 और उससे बड़ा r2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आ गया आंसर। सर क्या सेम क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन है सर, उसको कांस्टेंट लेकर कर सकते हैं क्या? मैं बिल्कुल अभी तेरे को करके बताता हूँ, ये देख। ठीक है, तूने क्या करा, इसको कांस्टेंट ले लिया। अब आप एक बात बताओ, v को कांस्टेंट कर लिया तो इधर ये क्या दिख रहा है, i1, ये है i1, और ये इधर इधर लेकर गए, इधर इधर इधर, ये क्या आ गया i3, और ये इधर करा तो यहाँ पर क्या आया i2। तो एक बात बता, ज्यादा कौन सा है? सर i1 इज ग्रेटर देन i3 इज ग्रेटर देन i2, यही है। ये हुआ। आपने पहले करंट को यार कांस्टेंट करा, करंट को करा था, पोटेंशियल को नहीं। अब आप पोटेंशियल को कर रहे हो। अब देखो, एक मिनट रुको, आपने कांस्टेंट करंट को करा, पोटेंशियल को थोड़ी ना करा, है ना? करंट को कांस्टेंट करा है, इसको कांस्टेंट करा है करंट को, तो फिर v और r दो वेरिएबल हो गए। अब आप क्या करोगे, अब v इज इक्वल टू आई आर होता है, v अपॉन आई इज इक्वल टू r है। आपने काय को कांस्टेंट करा है? आपने कांस्टेंट करा है इस बार v को, ठीक है, आपने कांस्टेंट करा है v को। तो अब आप क्या देखो, i देखो, i1 इज ग्रेटर देन i3 इज ग्रेटर देन i2। मगर सर ये i और r इनवर्स है, तो बस साइन चेंज कर दे, और क्या, r लगाओ और साइन चेंज कर दो। साइन कैसे हो जाएगा, r1 r3 r2, तो r2 ज्यादा, फिर r3 फिर r1। सर ये तो एकदम सेम ही आ गया, ऑप्शन नंबर बी। दोनों अप्रोच से आंसर निकाल के बता दिया मैंने। ठीक है, कैसे करा जाता है। अप्रोच इंपॉर्टेंट है यार, आप इतने समझदार हो गए, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, मैं कभी भी कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जाता। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में मैं एकदम जोश के साथ कर रहा हूँ, और कई बार यहाँ पर टिक सही आंसर लाकर टिक गलत कर दिया। तो आप अप्रोच के ऊपर ध्यान दिया करो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक क्लोज सर्किट एंड आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस। अच्छा, इफ द थिकनेस R2, इफ द लेंथ ट्वाइस ऑफ द R1, देन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो अच्छा ठीक है भाई, R1 एंड R2 आर अरेंज्ड इन पैरेलल, दोनों सेम लेंथ से बने हुए हैं। तो यहाँ पर R1 की बात कर ले और यहाँ पर R2 की बात कर ले। ठीक है, ये तो कांस्टेंट होता है और ये L है। क्या बोल रहे, लेंथ ऑफ R2 इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ R1। अच्छा, इसकी लेंथ यदि L है तो इसकी कितनी है, 2L है। सेम एरिया से मिलकर बने हैं। ठीक है सर, मजा आ गया। तो अब क्या है, R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L अपॉन ए। सर R2 कितना हो जाएगा, रो 2L अपॉन ए। सर ये हो जाएगा। तो सर अब आप एक बात बताओ, देन द टोटल रेजिस्टेंस R कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस R, दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आप एक बात मेरे को बताओ, R1 ये है और R2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ R1, यही है ना, 2 टाइम्स। क्योंकि आप एक बात बताओ कैसे आया, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। इतना लोड मत लिया कर मेरी जान, ये ऐसा है तो तू 2 को बाहर लिख दे, 2 को तू यहाँ लेकर आ गया, तो रो L अपॉन ए हो गया। तो अब इसको इससे मैच करके देख, ये क्या है, R1 है, तो तू इसको क्या लिख सकता है, 2 टाइम्स ऑफ R1। काय को, R2 को तूने ये लिख दिया। सेम चीज़ यहाँ लिख, 1 अपॉन R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, अब तूने 1 अपॉन R1 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इधर 1 अपॉन R चल रहा था अपना, अब ये 1 अपॉन R1 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2, ये आ गया। तो R किसके बराबर आ जाएगा, अपने को चाहिए R नहीं, तो सीधे अपने को रिलेशन चाहिए ना। ठीक है, तो 2R1 उधर ले जाओ इज इक्वल टू 3R। देखना कहीं है क्या, 2R1 इज इक्वल टू 3R। सर ऑप्शन नंबर ए है। मजा आ गया, समझ में आया कैसे आया आंसर। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोच बोल रहा हूँ, अप्रोच याद रखना। ठीक है, चलो। एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल वायर। अच्छा, 5 वायर में कट करा है। ठीक है,
देन वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप सभी को पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि कट करोगे 5 में तो 5 में उसका रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, 5 में डिवाइड हो जाएगा ना। अब वायर तो 5 में डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा, जल्दी बताओ। ऐसा कर दें 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा 5/10। ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 2। ऐसा करें या फिर कट इंटू 5, 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 आ जाएगा 5/3, मतलब 1/10 या 10। अब बताओ आंसर, अब देखता हूं किसका कंसेप्ट कितना तगड़ा है। ठीक है, अब बता दो मेरे को जरा, आप मेरे को आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यही वाला। आप मेरे को ऐसे करके मत लिखना, आप मेरे को करके लिखना सर होमवर्क क्वेश्चन 2 होगा या 10 होगा। ठीक है, तरीका मैंने आप सभी को बता दिया। एक इक्वल वायर है, उसको कट, हिंट मैं बताऊं, हिंट दे रहा हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यदि आप उसको कट कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस कट कर रहे हो। अब क्या आंसर ही बता दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 वायर 3 इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ क्लोज सर्किट, देन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। 3 इक्वल रेजिस्टर्स मतलब 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, मतलब 3/R। अब ये तो 1/R है ना, तो आप इसको RA1, अब आपको इसको RA चाहिए तो आप उसको इनवर्स भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा R/3, तो 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब 2/3 पे क्यों क्लिक करा मैंने, 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल भी कर लिया अपन ने। अब और क्वेश्चन, अब सर सीरीज वाले क्वेश्चन और पैरेलल वाले क्वेश्चन, सर्किट वाले क्वेश्चन बताओ। लेट्स हैव अ लुक ओवर द बेसिक अप्रोच टू डिस्ट्रॉय द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन टुगेदर। 1 घंटे का सेशन हो गया लगभग, देख लेते हैं। हाँ जी, 1 घंटे 7 मिनट का सेशन हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। शुरुआत जितनी तगड़ी करी थी, खत्म भी उतना बढ़िया करेंगे। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ओवर द बेसिक अप्रोच टू डिस्ट्रॉय द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन टुगेदर। एकदम बेसिक्स है। देखो, एक मैं आपको कुछ फंडा, मतलब कुछ फंडे बता रहा हूं, उनको दिमाग में रखना। ठीक है, क्या सुनो, यदि ट्राई टू, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो सर्किट वाले कभी भी क्वेश्चन है, कभी भी कितना भी कॉम्प्लेक्स वाला सर्किट वाला सवाल क्यों ना है, ठीक है, ट्राई टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीडर, ट्राई टू मेक अ लीडर आउट ऑफ हाँ कॉम्प्लेक्स ग्रुप। ठीक है, एक जो आपका कॉम्प्लेक्स ग्रुप है ना, जिसमें सारे के सारे एक से बढ़ के एक हैं, उसमें से तू एक लीडर फाइंड कर, उसमें से एक लीडर फाइंड कर। यदि तेरे, अब यहां पर तेरे को 2 ग्रुप दिख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 दिख रहे हैं। यदि तेरे को इसमें लीडर फाइंड करना है तो पहले देख कि पैरेलल है कि सीरीज है ना। 2 तरीके से ग्रुप आर ऑफ 2 टाइप, एक हो सकता है पैरेलल और एक हो सकता है सीरीज। सर पैरेलल हुआ तो कैसे करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और जैसा भी हो, इधर R1 प्लस R2 प्लस R3 और जैसा भी। ठीक है, अब इसमें से जो आएगा ये उसका रिप्रेजेंटेटिव और इसका ये रिप्रेजेंटेटिव। सर करके बताओ, इसको कंसिडर कर 10, इसको भी कर 10, इसको भी, सबको 10-10 कर लो। ठीक है, और अपन सबको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। मैं तुमको अप्रोच सिखा रहा हूं, पहले अप्रोच समझो, आंसर तो अपन पूरी दुनिया निकाल ही लेती है यार। ये है 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है।
आपने पहले ये वाले ग्रुप का जो निकालोगे इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा आर ए, और इसका जो निकालोगे इसका होगा आर बी। तो पहले आर ए फाइंड करें। तो सर आर ए क्या है? पहली बात तो पता चला कि सर पैरेलल है ना। पहले तो ये फाइंड करना कि क्या है, पहला वाला पैरेलल है। तो पैरेलल है तो 1 अपॉन आर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो कितना हो जाएगा सर? 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा सर? 2 अपॉन 10। तो आर ए कितना आ गया बच्चे? 5 ओम। आर ए 5। मज़ा आ गया। अब आपको इधर देखा तो आपको आर बी निकालना है, तो ये भी आपका पैरेलल में है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर फोर प्लस 1 अपॉन आर फाइव। कितना हो जाएगा ये सर? 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 है। तो 1 अपॉन आर बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 10। तो आर बी इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। तो अब पता है, अब बनाओ नया सर्किट। अब बनाओ नया सर्किट। कैसे? ये देखो, ये है, इसका सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव लिखना है। कितना आया? 5 ओम आर ए। ठीक है, आर ए लिख दो आप, तो बात खत्म। आर ए। ठीक है, फिर आगे गए, यहाँ पर क्या एम ये आया, ऐसे आए, यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या आया? एक ये आया और ये। अब ये क्या था? क्या आया? आर बी। अब आप एक बात बताओ, आर ए और आर बी दोनों सीरीज में आ गए। अब तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज आर। तो वो क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी दोनों एक साथ मिल गए तो सीरीज हो गया। कितना होगा? 5 प्लस 10 अपॉन 3, 15 और 10 कितना होता है? 25 अपॉन 3। आंसर आ गया। दिस इज द पावर ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, इस तरीके से बस अप्रोच है, स्टेप्स जो बताइए इसी को फॉलो करना है। सर इतना कठिन रजिस्टर आ जाए फिर क्या करेंगे? अरे तू अब भी देख, अब भी देख। ठीक है, कैसे करना है। यहाँ पर एक बात बता, ग्रुप कैसे फाइंड करेगा? सुनना ध्यान से। सर फाइंड कैसे करेंगे कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है? सुनो, करंट कहाँ से निकला? पॉजिटिव से। सर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ गया। अब सर यहाँ भी डिवाइड हुआ, यहाँ भी डिवाइड हुआ। जहां पर करंट डिवाइड हो रहा है, करंट सेम ना हो, बताया था ना, जहां पर करंट डिवाइड हो रहा हो, समझ जाना कि वो क्या है? पैरेलल है। बस समझ जाना कि वो पैरेलल है, बात खत्म। अब करंट जहां जहां आपको दिख रहा है, अब ये एक दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, आपका ये ग्रुप बन गया है ना। 2 का पेयर बनाना है, बस एक कम करना है। आपको R2 और R3 मिल गया, दोनों सीरीज में। तो आपको RA मिल गया, मतलब R2 प्लस R3 कितना है? 3 और 3, तो मतलब 6। तो RA आपको कितना मिल गया? 6 ओम। तो अब नया डायग्राम कैसे बनेगा? एम्पियर वगैरह इतना टाइम वेस्ट मत करने लग जाना, तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये है, ये आ गया, और एक तो ये ऐसा था। अब आप मेरी बात सुनो, अब इन 2 का एक बनाओगे, कैसे बनाओ? ऐसे करो, ये करा और ये बन गया। ये क्या बना? RA बना। अब आप एक बात मेरे को बताओ, ये बना आपका RA, ये क्या बना? ये है R4, ये क्या है? R5, और ये है R1। तो R4 और RA दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं। हाँ जी सर बिल्कुल पैरेलल हैं। तो आप क्या करोगे? दोनों का लगाओ, RB बनाओ, RB बनाओ। कैसे बनाओगे? 1 अपॉन RB इज इक्वल टू 1 अपॉन R4 प्लस, अरे यार इतनी बुरी हैंडराइटिंग क्यों? बच्चों को समझ में आना चाहिए यार। 1 अपॉन RB इज इक्वल टू 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन RA। ठीक है, R4 कितना है भाई? 3, 1 अपॉन 3, और RA कितना है? 6। तो आ गया अपना कितना? 6, 2 बार, 1 बार, 3 अपॉन 6। अब 3 अपॉन 6 कितना होता है? 2। तो RB कितना आ गया? सर RB आ गया 2 ओम। बढ़िया। अब इन दोनों को मिलकर एक बन गया, तो आप क्या करोगे? आप एक और बताओ। ये भाई तेरा R5 है, इन दोनों को मिलकर एक बना, मतलब ये बन गया 1, मतलब ये क्या आया? RB, और इनको मिलकर क्या बना था?
R1, ये था R1। बस तीनों के तीनों सर्किट में है, तीनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब प्लस करके आंसर निकाल लेना यार, बहुत आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन, इस प्रकार का कनेक्शन दिख जाए तो क्या होगा, मैं कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर तो भाई तू निकाल ही लेगा। ये देख, करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, और आपको ग्रुप अलग ही दिख गया। सर करंट यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ गया, यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ गया, मतलब 1 2 3, 3 पैरेलल में है। कौन? 1 2 3, तो कितने ओम है आपको दिख रहा होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 3 2 6, ये कितना हो गया, 6 3 2, 11/6। तो R कितना जाएगा, 6/11। तो आप एक बात बताओ, ये तीनों का मिलकर एक बन गया, तो ये था तुम्हारा R1, ये RA जो अभी बना, और ये पहले से कितना R5। अब तीनों काय में आ गए भाई, ये 2 ओम, ये 11/6 ओम, और ये R5 2 ओम, तो तीनों को प्लस कर ले, आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि तीनों सीरीज में आ गए। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, अब और प्रीवियस क्वेश्चन कर लें और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करूँ। ये देख भाई, ठीक है, ये एक अद्भुत प्रकार का क्वेश्चन था, ये वाला देख ले, इसमें एक नया कंसेप्ट तू सीखेगा। क्या सीखूंगा भैया, बिल्कुल बताओ। बोल रहा है कि करंट आपको बताना है इन दी अबव सर्किट, कितना करंट होगा। अब करंट निकालना होता है I इज इक्वल टू Q/T होता है, मगर यहाँ पर चार्ज वगैरह नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू IR यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक फॉर्मूला जैसे ही याद आए, मगर वो नहीं लग रहा है और दूसरे में स्विच होना है, तो किस तरीके से अपन स्विच करें। तो V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है सर, V इज इक्वल टू IR है। हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो V/R इज इक्वल टू I। क्या सर V हमको गिवन है? बिल्कुल गिवन है भाई, 10 वोल्ट, पूरे सर्किट का वोल्ट वही है। तो आपको 10/R, बस I निकल जाएगा। तो R फाइंड करना है, कुल मिलाकर R के ऊपर बात आती है, तो भाई तेरे को R फाइंड करना है। तो सर R मतलब कि एक तो ये 5 हो गया और ये 5 हो गया और ये पैरेलल, इनको फाइंड करने। बिल्कुल सर पैरेलल है ये, तो पैरेलल यदि अपन फाइंड करने जाएंगे, पूरी बात सुनना, 1/10 प्लस 1/0 प्लस 1/10। सर ये तो इन्फिनिटी हो गया, 1/0 डिनोमिनेटर में तो कभी जीरो आता ही नहीं। समझ में आया? यहाँ रेज हुआ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप एक बात मेरे को बताओ, करंट डिवाइड हो क्यों रहा था? ये जो करंट है, यहां से यहां डिवाइड और यहां से यहां डिवाइड हो क्यों रहा था? क्योंकि ये वाला जो रास्ता था सीधा का सीधा आसान वाला, ये उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। It was providing it resistance because of which it was dividing in several other part. But यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये जीरो है, तो वो आसान वाले रास्ते से सीधा निकल जाएगा ना, वो तो जीरो वाले से ही सीधा निकल जाएगा, और वो तो वैसे भी सीधे ही जा रहा था, तुमने उसको रेजिस्टेंस दे दिया, उसकी वजह से वो डेविएट हो गया। सही है सर? तो सर क्या इसका मतलब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है? अरे हाँ, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हटाओ इसको। तो सर इसका मतलब तो बस ये और ये बचे, हाँ ना, और ये दोनों सीरीज में है, तो फाइनली R कितना जाएगा, 5 + 5 10। तो सर 10/10 1 आंसर है क्या? बिल्कुल 1 ही आंसर है। इतना आसान था क्या? इतना आसान था कंसेप्ट। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट। तो ये ग्रुप दिख रहा है, इसको करो रिड्यूस, 1/RA इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R विल गिव यू 2/R, मतलब R/2। तो R/2 और ये दोनों सीरीज में आ गए। कैसे? ये दोनों से मिलकर एक बन गया, जो कि है R/2, और ये है R, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 3R/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, C। बढ़िया सर, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये इनफाइनाइट, ठीक है, ये इनफाइनाइट का क्वेश्चन आ गया सर, ये कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन होते हैं, सर ये कैसे करेंगे, सर ये कैसे करेंगे, सर ये कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सर ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कैसे होगा, है ना, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, ये सब सारे के सारे अपना जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, दैट विल बी गिफ्ट फॉर यू। इसमें एकदम चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन में आपके लिए लेकर आऊँगा, और ये सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा किस तरीके से इनको कुक करते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, बिल्कुल करेंगे। बाकी आप सभी को पता है, ठीक है, जो हीटिंग अभी अपन टॉपिक आखिरी के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको फोड़ते हैं साथ में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो यहां पर आपको दिख रहा है यार, एक कॉइल दिख रही है, और इस कॉइल में से क्या निकल रही है? हीट। ये क्या रिलीज कर रही है? हीट रिलीज कर रही है। ये पता क्यों कर रही है? क्योंकि इसमें से फ्लो कर रहा है करंट मेरे भाई, इसमें से फ्लो कर रहा है करंट। अब जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये क्या रिलीज कर रही है? हीट। करंट के फ्लो करने से हीट रिलीज हो रही है यार। इतना ऐसा क्यों हो रहा है? करंट के फ्लो करने से यहां पर एक बैरियर बनकर एक चीज आ जाती है जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। यहां पर क्या आ गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। ये करंट के ऑब्स्ट्रक्शन में इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, दैट वुड गिव इट हीट। यहां से क्या दिखेगा? हीटिंग इफेक्ट दिखेगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास करती है, ऐसा वायर जिसमें हाई रेजिस्टेंट वायर है, तो कंडक्टर गर्म हो जाता है और कुछ देर बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अब कैसे बना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मैं आपको निकाल कर बताऊं? बिल्कुल सर मगर ये फौजी की फोटो लेकर आओ आप, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये ले भाई। अब यहां पर देखो, मैं आप सभी को एक बात बताता हूं। जो W है, W इज इक्वल टू नहीं V है। आप सभी को पता है जो हीट है और वर्क डन है, इनमें अपन सिमिलैरिटी देखते हैं। मतलब हीट को ही वर्क डन बोलते हैं, है ना? हीट को भी अपन वर्क डन बोलते हैं ना? बिल्कुल सर। तो मेरे को एक बात बताओ, अपन ने अभी कौन सी चीज पढ़ी जिसमें वर्क डन आता है? आप सारे के सारे क्या बोलोगे? सर V इज इक्वल टू W अपॉन Q पढ़ा है, ये Q आ गया वर्क डन, और ये W था, इसको अपन ने V इज मतलब W आ गया वर्क डन, और W को ऐसे लिख दिया V इंटू Q। तो सर क्या अपन इसको हीट इज इक्वल टू V इंटू Q लिख दें? बिल्कुल लिख दे भाई, लिख दे। सर अपन ने तो V इज इक्वल टू IR भी पढ़ा है, बिल्कुल। और सर हमने I इज इक्वल टू Q अपॉन T भी पढ़ा है, मतलब कि Q इज इक्वल टू IT भी पढ़ा है। ये दोनों चीज पढ़ी। क्या इनकी वैल्यू पुट कर दें? बिल्कुल करो यार, इसीलिए तो बनाया है वो। यहाँ पर IR पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर IT पुट कर दिया, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT आ गया सर। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट, दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये आपका पूरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ गया। ये क्या बोलता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, directly proportional to the resistance, directly proportional to the time. This is known as Joule's law of heating. This law implies that कि जो heat produce हुई है resistor में, directly proportional to the square of the current, directly proportional to the resistance of the given current, and directly proportional to the time, जितने time में वो current flow कर रहा है उस circuit से। ठीक है सर, मजा आ रहा है? मजा नहीं, आग निकलना चाहिए कि कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी वैसी पढ़ाई मत करो जिसको करने से कुछ भी मतलब नहीं है। जब आप पढ़ने बैठे, 1.5 घंटा पढ़ाई करी, और 1.5 घंटा पढ़ाई करने के बाद when you get up from your table and when you go out and sit beside your parents, आपको ऐसा मन होना चाहिए कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि एक दिन जिन पेरेंट्स के साथ आज मैं बैठा हूँ, they will have proud of me। इतनी मेहनत करना है। ठीक है, चलो वाटर इज हीटेड विद अ कॉइल। अब पानी को कॉइल से पहले गर्म करते थे ना, आज भी करते हैं कुछ लोग, हीटर गीजर वगैरह आ गया, बट स्टिल। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो जो कॉइल है ना, वो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो आप एक बात मेरे को बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब हीट देना, और आप सभी को पता है हीट किस 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन? I R T, I स्क्वायर RT। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है और टाइम के ऊपर डिपेंड, सप्लाई वोल्टेज नहीं, मतलब 2 और 3 आर करंट, ये मत लगा देना। आप एक बात मेरे को बताओ भाई, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड तो करेगी ना, क्योंकि शुरू तो इसी से करा था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q एंड W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q। और फिर भी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, तो करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, और करंट पूरा का पूरा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट वोल्टेज के ऊपर तो सारी चीजें डिपेंड करेंगी ना। ये जो हीट है ये भी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि वोल्टेज इज द बेसिस फॉर करंट। और यदि वो भी याद नहीं करना है तो फॉर्मूले में हमने डेरिवेशन में वोल्टेज यूज करा। मैं इसलिए हर फॉर्मूला का डेरिवेशन करके बताता हूँ स्टूडेंट को, ताकि इस प्रकार के फिर सवाल आ जाए ना तो मुंह लटका कर बैठो नहीं और गलत आंसर करके आ नहीं जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन है, देख क्या बढ़िया सवाल है, आज तक आया नहीं मगर आ जाएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा। 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। तो तेरे को क्या गिवन है? हीट गिवन है 200 जूल,
ओके, तेरे को 10 सेकेंड गिवन है, ठीक है सर। तेरे को क्या गिवन है, तेरे को 5 ओम गिवन है, तेरे को रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम का, ठीक है। तेरे को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो V होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, ये होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू। तो आप एक बात मेरे को बताओ, जो हीट का फॉर्मूला है वो क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये है। आर भी गिवन है, टी भी गिवन है। तो आपने हीट रखा 200, ठीक है, आई स्क्वायर और आर टी नीचे आ गए, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10, इससे ये कैंसिल, और 5 4 ज़ा 20, मतलब करंट कितना आ गया, 4 नहीं भाई, अंडर रूट 4, मतलब कि 2 एम्पियर। तो अब आप सभी को पता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, करंट कितना है भाई 2, और रेजिस्टेंस कितना है 5, मतलब 10 वोल्ट। खत्म, ठीक है। बढ़िया सवाल था ना, इस तरीके से एग्जीक्यूशन करवाया जो चीज़ ऊपर पड़ी। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया, अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। अब फॉर्मूला का एग्जीक्यूशन, एक भाई तेरे को कंडक्टर दिया है जिसमें करंट है 1 एम्पियर का, प्रोड्यूस कर रहा है कुछ अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 2000 जूल। कितना है, 2000 जूल की हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है। यदि आपने करंट डबल कर दिया तो सर हमको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि करंट डबल कर दिया तो हीट भी डबल हो जाएगी, और आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 4000। गलत, ये मत कर देना। क्यों नहीं करना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो मेरे भाई जो I है, अब ये कितना हो गया 2I, तो H इज इक्वल टू 2I का होल स्क्वायर आर टी, तो 2 का स्क्वायर 4I स्क्वायर आर टी। तो 4 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका है, ठीक है। अब करते हैं ये वाला सवाल सॉल्व, ठीक है। मगर इसके पहले ना अपन एक इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसका ना एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगा। अब देखो बढ़िया तरीके से पहले इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, उसके बाद वो वाला सवाल करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब कितना है, क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी उसने कंज्यूम करी है पर यूनिट टाइम में सर्किट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, है ना। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, मतलब कि वर्क डन अपॉन टाइम। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट, 1 मेगा वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट, और 1 गीगा वॉट मतलब 10 टू द पावर 9 वॉट। जो प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की वो हॉर्स पावर है। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन था इसलिए अपन ने इंक्लूड नहीं करा। अब मेरी बात सुनना सारे के सारे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, तो आप सभी को पता है, मैंने पढ़ा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो सर इससे तो ये निकल कर आता है W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो वैल्यू पुट करें, बिल्कुल करें। तो पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब क्या करोगे, पावर इज इक्वल टू, सर हमने V इज इक्वल टू आई आर भी पढ़ा है, तो भाई बिल्कुल पुट कर, ठीक है, बिल्कुल पुट कर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। अब Q भी पढ़ा है हमने, Q क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, तो आई टी हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी। तो पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर कर दो आई टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला बन गया, ये क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब आपने आर किसके बराबर पढ़ा है, सर आर पढ़ा है V अपॉन आई के बराबर। कर दो पुट, यहाँ पर कर दे, यहाँ कर रहा हूँ भाई, याद रखना। यदि यहाँ पुट करा तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की जगह V अपॉन आई, आई से आई कैंसिल, तो P इज इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। 3 फॉर्मूले बना दिए अपन ने, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी और ये। अब एक चीज आपने, R यदि आपने दोबारा यहाँ पर डाल दिया, I की वैल्यू यदि आपने यहाँ पर दोबारा डाल दी, V अपॉन आर, I आपने पढ़ा है ना, V अपॉन आर पढ़ा, सब सेम, V इज इक्वल टू आई आर से ही आ रहा है।
यदि इसकी वैल्यू डाल दी तो P इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। 4 फॉर्मूले, 1 2 3 4। अब भी आपके आंखों के सामने डेराइव करके बताए, ठीक है। दोबारा देख लेना कैसे। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, है ना। इसको V इंटू क्यू लिखा, V की वैल्यू डाली, Q की वैल्यू डाली, आखिरी में निकल कर क्या आया, आखिरी में निकल कर आया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। V आई आर, आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। और इस तरीके से जब वो वाली वैल्यू पुटिंग करी तो V आई आ गया। जब I में V अपॉन आर डाला तो कुछ नहीं, अपन ने V इज इक्वल टू आई आर, यदि I दिखा तो वहां पर क्या कर दिया, V अपॉन आर डाल दिया, यदि R दिखा तो वहां पर अपन ने V अपॉन आई डाल दिया। ऐसे करके 4 फॉर्मूले निकाल दिए। ये तो डेरिवेशन बताया, मगर आपको याद होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एक VIP करके फॉर्मूला है, VI इज इक्वल टू P, ये फॉर्मूला। एक और ट्रिक बताऊं आपको, पावर इज इक्वल टू, भाई देखो करंट के साथ हमेशा R चलता है, दोस्त है ना, आई स्क्वायर आर, मगर पोटेंशियल के साथ R नहीं चलता। ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। चलो ठीक है। अब ये देखो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पोटेंशियल है 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर कितनी दे रखी है, 80 वॉट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट तो पावर कितनी होगी। तो अपन क्या कर देते हैं, VIP फॉर्मूला पड़ा है, VI इज इक्वल टू P, यहाँ से I निकालेंगे और उसकी वैल्यू वहां पुट कर देंगे, है ना। ऐसे ही करेंगे अपन। ये गलती से भी ये चीज मत कर देना, ये बिल्कुल भी यूज मत करना भाई। जब तेरा पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है तो क्या सेम करंट सेम रहेगा, क्या करंट आप सेम पुट कर सकते हो क्या, नो यू कांट गो फॉर दिस। देन यू फॉर व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा यार, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, भी तो पढ़ा है, ये भी तो पढ़ा है, इसको लगाओ ना। P इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाई 220 अपॉन क्या है, अपॉन अपन P कितना 80, तो ये आपका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार, 11 बार, ये 2 बार, ये 1 और ये 5 और ये 5। 55 से 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 और 5 10, और एक ये 605। 605 क्या आ गया, 605 आपका R आ गया। तो इसकी वैल्यू दोबारा करो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 605। तो कैसे करें, 5 से करें, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10। अब 11 से करें, 11 2 22, 11 1 11, 11 1 11, 11 1 कितना आ गया, 20। 20 वोट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्राई करके देखना, बनेगा। वैसे करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, करंट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 600 मिली एम्पियर, मतलब 10 टू द पावर -3। पावर बतानी तो VI कर दो, 220 मल्टीप्लाई बाय 600 अपॉन 1000, 1 2 3, 1 2 3, 6 दूनी 12, 132 पावर, ठीक है। P इज इक्वल टू VI करना होता है, आपको V दिया है, आपको I दिया है, 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर कर दिया, यहाँ 1000 आ गया, 600, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये आ गया 6 दूनी 12 13, 132। अब आगे करें, इसमें से कौन सा, तो अपन ने फॉर्मूला बताना है, P इज इक्वल टू W अपॉन T, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो I स्क्वायर अपॉन R नहीं पड़ा है, वो उसके साथ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर B इसका, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड टू लाइट 60 वॉट बल्ब इन डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। 240 का आता है भाई, 220 का आता है, 240 कैसे कर दिया ऐसा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला यूज होता है। आपने पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम पढ़ा है ना, ये पावर को एनर्जी बनाओ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। अब एनर्जी क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये बन जाएगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आप कुछ मत करो, यहाँ पर जो अपनी आंसर आता है कमर्शियल यूनिट वो किलोवाट आवर में आता है। यदि आपको सीधे किलोवाट आवर में आंसर चाहिए ना, तो आप क्या करना,
जो पावर है, ठीक है, व्हाट इज द करंट। खैर आपसे तो करंट पूछ रहा है यार, करंट पूछ रहा है, डोमेस्टिक सप्लाई, ये घटिया क्वेश्चन है, ठीक है। वो ये वाले क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, देखो मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कर दोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, दिख रहा है, इसको यहाँ पुट करो आप, आपको इसमें क्या पूछ रहा है, एनर्जी की यूनिट, कि द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर। आपको पावर दी है, घंटा दिया है, आपको क्या निकालना है कि कितना खर्चा आएगा। तो आपने सब ऐसा करा, आपने फिर क्या करा, E इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आपको आंसर चाहिए किलोवाट आवर में, तो आप इस पावर को काय में डालना, किलोवाट में, कुछ भी हो जाए, और ये टाइम को काय में डालना, आर में, कुछ भी हो जाए। तो भाई पावर तेरे को काय में दे रखी है, किलोवाट में 5, टाइम 10 घंटे पर डे, 30 दिन के लिए, ठीक है, 30 दिन के लिए, 10 आवर्स पर डे, मतलब 30 दिन के लिए, और 10 घंटे अपना हो गया। अब 4 रुपए, मतलब एक यूनिट का, पहले तो आप निकालो 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 3 15, 1500, और एक ये आया किलोवाट आवर में, एनर्जी किलोवाट आवर में आई। यार समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको, आया? देखो मैं दोबारा अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से, बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जब आपने क्वेश्चन रीड करा, आपको ये पता चला कि जो एनर्जी की कॉस्ट है, आपको वो बतानी कि कितनी बिजली यहाँ पर खर्च हो रही है, कितने में। आपको जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 5 किलो वॉट, समय कितना दे रखा है, 10 घंटे पर डे, मगर आपको 30 डेज के लिए निकालना है, कितना खर्चा, एक दिन का खर्चा 4 रुपये बता दिया है। तो आप सभी को बताया पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। आप इस वर्क डन को एनर्जी भी लिख सकते हो, तो आपने पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम लिखा है। तो एनर्जी की यूनिट, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हो गई। तो एनर्जी इज इक्वल टू 5, इसको किलोवाट में लिखना है ना, मल्टीप्लाई बाय इसको आर में लिखना, मतलब 10, ठीक है। यदि सर वॉट में होता और किलो में नहीं होता, फिर क्या करते, 1000 का डिवाइड कर देते, मगर लिखना किलोवाट में। ये कितना आंसर आ गया सर, 50 आ गया। ये आया सर एक दिन का, आप इसमें 30 दिन का मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 30, ठीक है, ये कितना आया, 1500 किलो वॉट आर, ये एक यूनिट का। तो आपको इतने, एक यूनिट का 4 रुपये है, तो 1500 किलो वॉट आर का कितना होगा, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4, कितने रुपये आए, 15 चुके 60 और 00, इतना पैसा आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया, बिल्कुल सर, हाँ जी समझ में आ गया। ये वाले क्वेश्चन बढ़िया था यार। अब जो ऊपर वाला सवाल छोड़ा था ना, ये वाला सवाल देखो जरा, पिछली बार आया था, ये कब था, NDA 125, एक बच्चे ने गलत छोड़ा है। आपको 2 कंडक्टिंग वायर दिए हैं, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर, पहले पैरेलल में लगाया, ठीक है, फिर उसने सीरीज में लगाया, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम पड़ा है, हमसे हीट पूछ रहा है, इसलिए अपन ने यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगाया। हमसे हीट पूछ रहा है ना, हीट पूछ रहा है, तो हमने क्या करा, वर्क डन वाला ये लगा दिया, और यही तो हीट होती है। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, आपने वर्क डन को हीट लिख दिया। अब ये कितना होगा, हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सर पावर तो गिवन ही नहीं है ना, अरे तो भाई पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R होता तो है, V², और पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया सर, अब तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट बोला। तो आप एक काम करो, एक बार R निकाल दो पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए R कैसे निकालोगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, मतलब 2/R, मतलब कि R/2, और R सीरीज कितना हो जाएगा, R प्लस R इज इक्वल टू 2R। ये हो गया, बिल्कुल सर, ये 2R और ये हो गया। तो हमको पैरेलल बोल रहा है, तो पहले हीट इन पैरेलल कितनी आ जाएगी, हीट इन पैरेलल आ जाएगी V², जो कि कांस्टेंट है, अपॉन R, मतलब पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वाली हीट तो कितनी है वो, R/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन सीरीज, तो कितना हो जाएगा, V², और यहाँ पर कितना है 2R मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, ये इधर, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा तो ये है 1/R/2 अपॉन 1/2R, तो ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2/R अपॉन 1/2R, और ये हो जाएगा R से R कैंसिल,
ये हो जाएगा 4/1, मतलब 4:1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। यही तरीका है भाई अपना सवाल सॉल्व करने का। सर वो वाला तरीका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्टली जो इस बच्चे ने करा है H=I²RT, ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसने अपना सेशन नहीं देखा था ना, नहीं तो सीधा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने करवाया था, सीधा आंसर कर देता, सीधा का सीधा आंसर करता और सीधे आ जाता। और दूसरा क्या है, इस करंट क्यों नहीं लगा सकते हैं भाई? तो करंट इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि करंट फ्लक्चुएट मार जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटी, चलो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जब साफ साफ दे दिया कांस्टेंट है, आपने I²R क्यों नहीं लगाया यार? जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट आपको दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उसको तो मैं कट करूंगा ना, कांस्टेंट है तो इसलिए मैंने क्या करा, V²/R लगाया। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ जी सर समझ में आ गया, मजा आ गया, बढ़िया यार, बढ़िया सेशन रहा। दूसरे वाले सेशन में मिलेंगे, ठोकेंगे सवाल को, बढ़िया हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, प्रिपेयर रहना। याद रखना 10K नहीं 1K पहले तो, ठीक है, मिशन 1K, रेडी फॉर इट? यस सर। सो इट वाज अ वेरी नाइस सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइस। मेरे को कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, जो भी सवाल एक दो छूटे हैं ना ऊपर, उनका कंपाइलेशन करके अगले वाले सेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।